सो गाइस आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो क्लास है, हमने इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने 2 क्लासेस आपको दिए थे, ये तीसरा क्लास है उसी का। तो हम इंडिया का बेसिकली फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया देख रहे थे, जिसमें कि हमने आपको इंडिया के लोकेशंस की बात कर ली थी। भारत की स्थिति क्या है, वो स्थिति क्या है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे इंडिया का ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, कोस्टलाइन बाउंड्री कितनी है, मेनलैंड बाउंड्री कितनी है, एरिया के रिस्पेक्ट में इंडिया कहाँ लाई करता है इन द होल वर्ल्ड, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी बातों पे हमने बात करी थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, क्या कट करता है, वाई इंडिया फॉलोइंग सिंगल टाइम जोन, वो जोन है क्या, वो कहाँ से क्रॉस करता है। बहुत सारी बेसिक बातों पे हमने चर्चा करी थी। जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो लोग JPSC JSSC SI किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बाइलिंगुअली इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ कोर्सेज मिल जाएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लो, और कोई क्वेरीज है तो आप इस पर पूछ सकते हो। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और सो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और इसमें भी हमने इंडियन ज्योग्राफी में जो पहला पोर्शन हमने स्टार्ट करा था, दैट वाज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हिमालय से। ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक जोन में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम बेसिकली पढ़ रहे थे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, भारतीय भौतिक भूगोल हम पढ़ रहे थे, और उसमें भी हमने स्टार्ट कर रखा था पहले दिस वन फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय। तो आज बेसिकली फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय से स्टार्ट करेंगे हम। इसके पहले बहुत सारी बुनियादी बातें हो चुकी हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। उससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम अपना सेशन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड एज यू कैन सी दिस इज फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय। क्या आज हम हिमालय के प्राकृतिक भूगोल को समझेंगे, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे हिमालय का डिवीज़न कैसे हुआ है, फिर हम बात करने वाले हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ है, और इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये स्लाइड जो बता रहा है, ये बता रहा है कि देखो आमतौर पे आप जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, जब आप भू आकृति विज्ञान पढ़ते हो, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे फोर्सेस, चाहे वो एंडोजेनेटिक फोर्स हो चाहे वो एक्सोजेनेटिक फोर्स हो, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हो, अंतरजातीय बाह्यजातीय बल बोलते हो, या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट है, ये सब चीज़ें जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए। तो हमारे अर्थ पे जो भी आप टोपोग्राफी स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जो आप भू स्थलाकृति देख पा रहे हो, जो स्ट्रक्चर या संरचना देख पा रहे हो, तो ये सब के पीछे रीजंस क्या है। तो ये जो एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस लग रहे हैं, ये एक तरह का कारण है जिन्होंने इस तरह का शेप प्रोवाइड करा है। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि about changes which have occurred on and below the surface of earth as a product of endogenetic and exogenetic forces। कि आप जब भू आकृति विज्ञान पढ़ते हो तो आप देखोगे कि पृथ्वी की सतह या उसके बिलो, ठीक है, मतलब above the surface of earth और below it बहुत सारे एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस लगते हैं। यही फोर्सेस जिम्मेदार हैं बहुत सारे टोपोग्राफी रग्ड स्ट्रक्चर जो हमारे आज आप पृथ्वी पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो these forces have played a significant role in giving shape to various surfaces and subsurfaces feature of earth। कि पृथ्वी की सतह और उप सतह पे जो आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो, आकार देख पा रहे हो, इन आकारों को शेप देने के पीछे ये एंडोजेनेटिक या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है, उन्होंने अपना रोल प्ले कर रखा है। अगर मैं सही से बात करूं तो आप जो भी अर्थ पे भूवैज्ञानिक संरचना देखते हो, जो भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हो, इन स्ट्रक्चर के पीछे आमतौर पे एंडोजेनेटिक फोर्स, ध्यान सुनना, कि आप पृथ्वी पे जो भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आज देख रहे हो, जो भी भूवैज्ञानिक संरचना देख रहे हो, उसके पीछे बेसिकली 3 रीजन हम देखते हैं। एक तो एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक एंडोजेनेटिक फोर्स, और लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। ये जो टेक्टोनिक प्लेट की जो पार्श्व गतियां हैं, ये जो गति है, ये भी एक रीजन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो भी अर्थ पे आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, टोपोग्राफी देख रहे हो, संरचना देख रहे हो, इन सब के पीछे कारण क्या है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनने के पीछे कारण क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई या तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो लगे, या जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लगे, जो अंतरजातीय बाह्यजातीय बल लगा, या टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट हुआ, जो गति हुई, यही जिम्मेदार है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद मैंने डिफाइन किया कि फिजियोग्राफी, व्हाट इज फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब किसी भी क्षेत्र का प्राकृतिक भूगोल संरचना, प्रक्रिया और विकास के चरण का परिणाम होता है। ठीक है, अब जब आप इंडिया को देखोगे तो द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर। कि आप बहुत सारे इसके फिजिकल फीचर में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। और डाइवर्सिटी किस तरह का,
डाइवर्सिटी इस तरह का कि जब आप भारत को देखते हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हो, भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हो, तो आप देखोगे इसके उत्तर में बहुत सारे आपको पहाड़ मिल जाएंगे, दक्षिण में स्टेबल लैंड मिल जाएगा, वॉल्केनोस प्लेटू मिल जाएंगे, डेनोडेड रॉक्स मिल जाएगा। मतलब एक तरफ आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है, एक तरफ आपको पठार देखने को मिल रहा है, बीच में आपको इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो उत्तर भारत के मैदान है वो देखने को मिल जा रहा है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सागर में आपको बहुत सारे, ठीक है, छोटे छोटे द्वीप समूह देखने को मिल जा रहा है। तो ये डाइवर्सिटी ही तो है कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ स्टेबल टेबल लैंड है, एक तरफ प्लेटूज है, एक तरफ दक्कन का पठार है, एक तरफ आइलैंड्स ग्रुप है, एक तरफ उत्तर भारत के मैदान है। तो यही जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है ना, इन डाइवर्सिटी, ये जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिली, इसके पीछे रीजन क्या है? तो द रीजन इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस दैट हैव एक्टेड, द एक्सोजेनेटिक फोर्स दैट हैज एक्टेड एंड द लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। ये दीज थ्री थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो यही आगे बता रहा है कि देखो आपको जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो विविधता आपको देखने को मिलती है, तो जैसे आप जब नॉर्थ को देखोगे तो द नॉर्थ हैज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ रग टोपोग्राफी कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस विद वेराइड पीक्स, वैलीज एंड डीप गोर्जेस। कि अगर आप उत्तर में आप जब देखोगे तो आपको बहुत सारी पर्वत की चोटियां देखने को मिलेंगी, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस जो पर्वत की श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी, पीक्स चोटियां देखने को मिलेगी, वैलीज घाटियां देखने को मिलेगी, डीप गोर्जेस गहरी घाटियां देखने को मिलेगी। तो अगर आप उत्तर के स्थलाकृति को देखते हो, रग टोपोग्राफी को देखते हो, तो वहाँ आपको बड़े बड़े पहाड़, चोटी, गहरे घाटी देखने को मिलेंगे। अब जब आप दक्षिण को देखोगे तो दक्षिण में आपको क्या दिखेगा? दक्षिण में आपको स्टेबल टेबल लैंड दिखेगा, कहीं कहीं आपको स्थिर भूमि दिखेगी, इसके अलावा कहीं कहीं आपको डाइसेक्टेड प्लेटूज दिखेंगे, ठीक है, मतलब विच्छेदित पठार भी दिखेंगे, कहीं कहीं आपको वोल्केनिक प्लेटूज मिलेंगे, ज्वालामुखीय पठार दिखेंगे, कहीं कहीं डेनुडेड रॉक्स दिखेंगे, खंडित चट्टान दिखेंगे। तो उत्तर में आपको पर्वत श्रृंखला दिखा, चोटी दिखा, गहरी घाटी दिखा, दक्षिण में आपको पठार दिख रहा है, विच्छेदित पठार दिख रहे हैं, स्थिर भूमि दिख रही है। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी ही तो है। अब इन दोनों के बीच में मैंने उत्तर देख लिया, हम लोगों ने दक्षिण देख लिया। अगर आप बीच के पार्ट को देखो तो वहां आपको लाई करता है वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन, या इसे आप इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हो। तो बीच में आपको उत्तर भारत के मैदान देखने को मिलता है, विशाल मैदान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिसाइड्स दिस मेनलैंड फीचर, इंडिया आर आल्सो होम टू ब्यूटीफुल आइलैंड ग्रुप्स। आपको भारत में बहुत सारे द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। जैसे आप बे ऑफ बंगाल को देखते हो, बंगाली खाड़ी में देखोगे बॉब में, तो वहाँ आपको अंडमान निकोबार दिख जाएगा। आप अरब सागर की बात करते हो तो वहाँ आपको लक्षद्वीप समूह मिल जाएगा। तो देख रहे हो कितनी डाइवर्सिटी है। और ये डाइवर्सिटी का रीजन क्या है? वही इंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एंड दैट लैटरल मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, अब अगर हम बात करें कि भारत का अगर कुल क्षेत्रफल जो भी रहा उसमें कितना परसेंट माउंटेन रखा है, कितना प्लेटूज ने, कितना प्लेन्स हैं, तो एक रफली डाटा है कि 10.6% जो है ना, 10.6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया हैज बीन ऑक्युपाइड बाय माउंटेन। कि पहाड़ों ने 10.6% कवर कर रखा है, हिल्स ने 18.5% कवर कर रखा है, 27.7% हैज बीन कवर्ड बाय प्लेटूज, पठारों ने कवर कर रखा है 27%, और 43.2% जो है कवर कर रखा है प्लेन्स ने, मतलब मैदानी भाग ने कवर कर रखा है। तो ये टोटल एक तरह का आपका डाटा है। अब जैसे इस मैप को देखो, इस मैप में आपको दिखेगा कि डाइवर्सिटी कैसे दिख रही है। तो भाई देखो, ये जो पोर्शन है उत्तर का, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख जा रहा है हिमालय, पहाड़वार दिख जा रहा है। यहाँ आपको देखो प्लेटूज दिख जा रहे हैं, यहाँ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है, ये आपको मैदानी भाग दिख जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको माउंटेन मिल गया, यहाँ आपको प्लेन्स मिल गए, यहाँ आपको प्लेटूज मिल गए, यहाँ आप देखो डेजर्ट दिख रहा है, यहाँ मरुस्थल भाग भी दिख जा रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा ये जो पेनिनसुला है ये आपको पता ही है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ ईस्टर्न घाट है, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आपको पता है। इसके अलावा यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार दिख जाएगा, यहाँ आपको द्वीप समूह दिख जाएगा, ये सब द्वीप समूह है। अरेबियन सागर में आपको लक्षद्वीप यहाँ दिख जाएगा। तो आप देख रहे हो कहीं पहाड़ है, कहीं मैदानी भाग है, प्लेन्स है, कहीं पठार है, कहीं आपको डेजर्ट दिख रहा है, कहीं आपको आइलैंड ग्रुप दिख रहा है। तो कितनी डाइवर्सिटी है। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हो ध्यान से तो आपको कितना डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। सो अब हम बात करने वाले हैं कि इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक रीजन्स में बांटा गया है और किन कारणों से बांटा गया है। तो बहुत तरह के प्रोसेस, जैसे बहुत सारे इरोजनल प्रोसेस को देखा गया, जो अपर्दन की क्रियाएं हैं उनको देखा गया, बहुत सारे रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक को देखा गया, जिसको आप बोलते हो उच्चावच विशेषताओं को देखा गया, टेक्टोनिक हिस्ट्री को अगर आप देखते हो कि जो टेक्टोनिक प्लेट की जो इतिहास रहा है, तो इन सब के आधार पर इंडिया को 4 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स में बांटा गया है। तो इंडिया को 4 प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। वो 4 कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर रीजन्स, 4 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स, जिसको हम एक एक करके अभी देखने वाले हैं, ठीक है। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन चेन, जिसको आप बोलते हो उत्तर पर्वत श्रृंखला। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन चेन, जिसको आप बोलते हो उत्तर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। दूसरा है आपका द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर भारत के विशाल मैदान।
तीसरा है आपका पेनिनसुलर प्लेटू जिसको क्या बोलते हो प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है आपका आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, मतलब भारत के द्वीपीय भाग, ठीक है, भारत के द्वीपीय भाग। तो चार चीज हमने देखा कि इंडिया को चार मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन चेन जिसको आप उत्तर पर्वतीय श्रृंखला बोलते हो, दूसरा है आपका ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जिसको आप उत्तर भारत के मैदान बोलते हो, तीसरा है आपका पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है आपका आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया भारत के द्वीपीय समूह। तो इन चार भागों में भारत को बांटा गया है, ठीक है। इसमें से हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन चेन को, और समझते चलना, मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, चाहे वो हिमालय के डिवीजन हो चाहे प्लेन्स हो, हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। सो आप अच्छे से बस सुनते चलो, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम बोलने वाले हैं नॉर्दर्न माउंटेन चेन। देखो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, मैंने सबका हिंदी दे रखा और मैं बता भी रहा हूँ। तो जब मैं नॉर्दर्न माउंटेन चेन बोलता हूँ तो आपको समझ लेना है कि मैं उत्तर पर्वतीय श्रृंखला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन चेन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है। अगर हम एनएमसी की बात करते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन चेन की बात करते हैं, तो इसमें आपको दो चीज जुड़ते हैं। एक तो हिमालय जुड़ता है, पूरा का पूरा हिमालय, और दूसरा जुड़ता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जिसको कि आप हिंदी में क्या बोलते हो, पूर्वांचल बोलते हो, पूर्वांचल की पहाड़ियां भी आप बोलते हो। तो अगर हम नॉर्थ माउंटेन चेन की बात करते हैं तो वहां पे हमें पूरा का पूरा हिमालय को देखना है, साथ में पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखना है। तो ये दोनों मिला के ही उत्तर पर्वतीय श्रृंखला बनाते हैं। अब इसके बारे में जो पहला पॉइंट मैंने दे रखा वो दिया है कि इट इज द ग्रुप ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन व्हिच हैज इवॉल्व्ड सीक्वेंशियली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। They mainly consist of Himalaya and northeastern hills, major ranges of NMC, वो भी हम देखेंगे। तो इसने जो पहला पॉइंट बोला, इसने बोला कि इट इज ग्रुप ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन ये नए मुर्दार पर्वतों का एक समूह है, नया है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि न्यू यंग फोल्ड माउंटेन, इसका बोलने का मतलब है कि भाई ये जो भी आमतौर पे माउंटेन रेंजेस या जो पहाड़ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो जो भी टर्शियरी पीरियड या उसके बाद बने हैं ना, उन सबको आप यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हो, मतलब जो तृतीय काल के बाद बने हैं। तो जो भी टर्शियरी पीरियड के बाद बना, टर्शियरी पीरियड से बनना स्टार्ट हुआ या बोलो तो उसके बाद बना मुख्य तौर पे, इन सबको आप यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हो। जैसे भी आप कुछ देर बाद देखोगे, मैं जब बताऊंगा कि हिमालय का फॉर्मेशन तो क्रेटेशियस पीरियड से चालू हो गया था, क्रेटेशियस अवधि या काल से चालू हो गया था, लेकिन ये मैक्सिमम जो बना टर्शियरी तक जाता बना। जैसे आप देखो क्रेटेशियस पीरियड में ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद आपका ओलिगोशीन में आपका बना ग्रेट हिमालय, मायोसीन में आपका बना मिडिल या लेजर हिमालय, ठीक है। और आपका फाइनली जो आउटर हिमालय नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स बने, ये आपको बने प्लायोसीन में, जो कि टर्शियरी तृतीय काल के में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी ऐसे माउंटेन हैं जो टर्शियरी काल या उसके बाद बने, इन सबको आप यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम जब एनएमसी को पढ़ते हैं तो एनएमसी में आपको पढ़ना क्या क्या, हिमालय पढ़ना है और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल के बारे में पढ़ना है। अब हिमालय को पढ़ना थोड़ा जटिल है, तो हिमालय को आपको ऐसे नहीं, आपको उसको डिवाइड करके पढ़ना है। तो हिमालय को फिर हमने डिवाइड किया, इसके डिवीजन हमने बनाए हैं, ठीक है। जिसमें पहला डिवीजन है कि हिमालय को हमने बांटा है पहले तो ट्रांस हिमालयन रेंज में, इसको आप हिंदी में भी ट्रांस हिमालयन रेंज ही बोलते हो, जिसमें कि हम बेसिकली देखेंगे काराकोरम, कैलाश और लद्दाख को देखेंगे, ठीक है। फिर हमने हिमालय को बांटा है ग्रेट हिमालयन रेंज में, इसको कि आप महान हिमालय पर्वत श्रृंखला बोलते हो, और ग्रेट हिमालयन रेंज को ही हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को हम बोलते हैं हिमाद्री। अब ये बस आप सुनते चलो, एक एक चीज, फिर हम ट्रांस हिमालय पे जाएंगे, फिर हम ग्रेटर हिमालय पे जाएंगे, और एक एक चीज को मैं बहुत क्लैरिटी से आपको बताने वाला हूँ। तो हिमालय को हमने डिवाइड किया चार भाग में। पहला भाग है ट्रांस हिमालय रेंज, जिसको कि आप काराकोरम कैलाश रेंज भी कहते हो। फिर हमने इसे बांटा ग्रेट हिमालय रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज को हिंदी में आप महान हिमालय बोलते हो, या इसी को आप हिमाद्री बोलते हो। हिमाद्री क्योंकि ये सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं तीसरा डिवीजन है मिडिल हिमालयन रेंज की, या मिडिल हिमालयन रेंज को ही लेजर हिमालय भी बोलते हैं, मतलब लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय इसको बोलते हो आप हिंदी में, और इसी को आप बोलते हो हिमाचल। इसको आप क्या बोलते हो? हिमाचल। तो जैसे आपने ग्रेट हिमालय रेंज को, महान हिमालय को हिमाद्री कहा, वैसे ही आप मिडिल या लेजर हिमालय को हिमाचल का नाम देते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपका है शिवालिक। शिवालिक को आप क्या बोलते हो? तो इसको आप आउटर हिमालय रेंज बोलते हो, OH4 बोलते हो, आउटर हिमालय रेंज, क्योंकि हिमालय का सबसे आउटर भाग है ये, ठीक है। तो हिमालय का डिवीजन हमने चार तरह से कर दिया, और ये लास्ट आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्टर्न हिल, जिसको कि आप पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहते हो। अब एक चीज ध्यान देना, जब भी हम अब हिमालय की बात करेंगे तो हम शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय जैसे मैं बोलूँ तो आपको समझ लेना भाई कि ये काराकोरम, कैलाश, लद्दाख वाले रेंज की बात हो रही है। फिर हम अगर बोले कि GH4 की बात करें तो देखो GH4, G फॉर ग्रेटर, H फॉर हिमालय, R फॉर रेंज। तो जब भी अगर मैं GH4 लिखता हूँ तो आपको समझ लेना है कि ग्रेटर हिमालय रेंज की बात हो रही है। हिंदी वाले समझ लेंगे ये महान हिमालय की बात हो रही है, ठीक है। जब मैं आपको बोलूँ MH4 मतलब मिडिल हिमालय रेंज, और इसी का नाम भी है लेजर हिमालय रेंज या तो LH4। तो अगर मैं आपसे MH4 या LH4 की बात करूं तो हिंदी वालों को समझ लेना कि भाई ये मध्य लघु हिमालय रेंज की बात हो रही है, और इंग्लिश वालों को समझ लेना कि मिडिल हिमालय रेंज की बात हो रही है, मतलब हिमाचल की बात हो रही है। तो अगर हम GH4 बोले तो भाई महान हिमालय, हिमाद्री की बात हो रही है। अगर हम MH4 या LH4 बोले तो आपको हिमाचल की बात हो रही है, या हिंदी वाले समझेंगे लघु हिमालय की बात हो रही है। और जब शिवालिक की बात होगी तो हम उसको बोलेंगे OHR। शिवालिक की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे उसको? OHR, दैट इज आउटर हिमालयन रेंज। OHR इज आउटर हिमालयन रेंज, आउटर हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज। तो आपको ऐसे समझ लेना है, ठीक है। चलो एक बार और इसको मैं समझाता हूं, ध्यान देना। अगर हमें ट्रांस हिमालय बताना होगा तो हम सीधे ट्रांस हिमालय या काराकोरम, कैलाश, लद्दाख रेंज बोलेंगे। अगर हमें ग्रेटर हिमालय की बात करनी होगी, हिंदी वाले समझते चलना, ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं हिंदी में, मिडिल और लेजर हिमालय को लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं, शिवालिक को शिवालिक बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल को आप उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला या पूर्वांचल की पहाड़ियां बोलते हो। तो ट्रांस की बात में हम ट्रांस बोलेंगे। GH4 ग्रेट हिमालय रेंज को हम GH4 लिखने वाले हैं, इसको हम लिखने वाले हैं MH4 या LH4, और इसको हम लिखने वाले हैं शिवालिक को OHR। तो यही हम शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन अब जब तक आपको हिमालय के डिविजन्स में लेके चलेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय जब तक हम पढ़ाएंगे हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं, ट्रांस, GH4, MH4 या LH4 या OHR। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले ध्यान से समझ लो कि विकास सर जब लिखेंगे MH4 तो हमें क्या समझना है, GH4 लिखेंगे तो क्या समझना है, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब जो हमने ये बात करी ना कि नॉर्दर्न माउंटेन चेन में हमें हिमालय को पढ़ना है, साथ में नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स को पढ़ना है। अब इसको हम थोड़ा ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, एक रफली ड्रॉ जो आपको बताएगा कि भाई एग्जैक्टली कहाँ कहाँ चीज़ें लाई करती हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। तो देखो ये मैंने एक रफली ड्रॉ किया, और रफली में क्या ड्रॉ किया है तो देखो ये रहा हमारा काराकोरम या कैलाश रेंज। काराकोरम, हिंदी वाले बच्चे मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ लिख सकते हो। ये रहा हमारा काराकोरम, कैलाश रेंज। ये हुआ हमारा लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। ये रहा हमारा GH4। GH4 मतलब ग्रेट हिमालय रेंज, या इसी को आप क्या बोलते हो? हिमाद्री भी बोलते हो, हिमाद्री। ये रहा हमारा MH4, मिडिल हिमालय रेंज, या इसी को आप बोलते हो लेजर हिमालय रेंज। LH4 या इसी को आप बोलते हो हिमाचल। क्या बोलते हो? हिमाचल। और ये रहा हमारा शिवालिक, ये रहा हमारा शिवालिक, जिसको कि आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो आउटर हिमालय रेंज भी बोलते हो। तो अगर आप हिमालय को रफली अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको ऐसा दिखेगा। देखो कैलाश जो है ना उसे माना जाता है, जो कैलाश रेंज है वो काराकोरम का ही एक्सटेंशन है। तो बहुत जगह आपको अलग भी देखने को मिलेगा, ऐसे दिखेगा आपको काराकोरम, फिर यहाँ दिखाएगा कैलाश। पर ऐसा माना जाता है कि कैलाश जो काराकोरम का ही एक्सटेंशन है, तो मैंने यहाँ साथ में आपको दिखाया, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांस हिमालय पढ़ाएंगे जस्ट अभी आपको, तो आपको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप रफली जब आप हिमालय को ड्रॉ करते हो तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, काराकोरम, कैलाश रेंज और लद्दाख रेंज। ये रहा हमारा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय का पार्ट। ये रहा हमारा मिडिल और लेजर हिमालय, लघु हिमालय, इसे आप हिमाचल का पार्ट बोलते हो। और ये रहा हमारा शिवालिक, जिसे कि आप आउटर हिमालय भी बोलते हो, ठीक है। और ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये क्या रहा हमारा? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जिसको कि आप पूर्वांचल भी बोलते हो। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जिसे कि आप पूर्वांचल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हो। तो आप रफली अगर चाहो तो ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हो। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय एंड व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न हिल। कि भाई ओरिएंटेशन क्या होता है? अभिविन्यास, डायरेक्शन, किस तरह से, इसका मुड़ाव कैसा है, ठीक है, लिमिट टर्म में। तो हम आपसे अगर पूछ ले कि ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय कैसा है, ध्यान देना, आपसे क्या पूछ रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय। तो अगर हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं, अभिविन्यास की बात करते हैं, ओरिएंटेशन की बात करते हैं, हिंदी में आप क्या बोलते हो? अभिविन्यास। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिमालय का ओरिएंटेशन कैसा है, तो आप बोलोगे कि भाई हिमालय का जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के तरफ है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। तो ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट।
ओरिएंटेशन है। तो यहाँ अगर हम ओरिएंटेशन बात कर रहे हैं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल हिमालय, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली आपको अलग अलग नहीं बता रहा हूँ कि ट्रांस का ओरिएंटेशन ऐसा है, GHR का ऐसा है, MHR का ऐसा है, वैसा नहीं है। मैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल हिमालय, कि भाई हिमालय का विन्यास कैसा है, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। वैसे ही अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न हिल का ओरिएंटेशन की बात करें, प्रश्न पूछा गया है कि ओरिएंटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल कैसा है, तो आपको याद रख लेना है इसका जो ओरिएंटेशन नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब आप समझते हो ना, ओरिएंटेशन कैसा है। देखो ये कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, ये आपका साउथ ईस्ट का पोर्शन है, तो ओरिएंटेशन अभिविन्यास। तो अगर आपसे हिमालय का ओरिएंटेशन पूछे तो आप डायरेक्टली बोलोगे भाई इसका ओरिएंटेशन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है। अगर आपसे नॉर्थ ईस्टर्न या पूर्वांचल का ओरिएंटेशन पूछे तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट है, ठीक है। एक चीज और यहाँ हमें समझनी है, ध्यान देना। आप अगर किसी लेंस को देखते हो, अगर आप किसी लेंस को देखते हो, अगर ये हमारा कोई मान लो लेंस है, ये हमारा कोई लेंस है, तो लेंस में इस पोर्शन को आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कन्वेक्स साइड, इसको आप बोलते हो कन्वेक्स साइड, और इसको आप बोलते हो कनकेव साइड, कनकेव साइड। हिंदी में आप इसको बोलते हो अवतल, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो, सॉरी हिंदी में आप इसको बोलते हो अवतल, और हिंदी में कन्वेक्स को आप बोलते हो उत्तल, ठीक है। लेंस में दो साइड होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। जैसे आप देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा कोई लेंस है, ये हमारा लेंस है, तो लेंस में ये जो अंदर वाला पोर्शन होगा, ये जो अंदर वाला पोर्शन होगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, ये जो अंदर का पोर्शन, दिस इज कॉल्ड कनकेव साइड एंड दिस इज कन्वेक्स साइड। इसको आप हिंदी में अवतल बोलते हो, इसको उत्तल बोलते हो। तो अगर हम आपसे बोले कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल को देखो, इसको देखो, ये ऐसा है कुछ, ये ऐसा है कुछ, तो ये जो कन्वेक्स साइड है, मतलब ये जो पोर्शन है किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। ध्यान से देखो, नॉर्थ ईस्टर्न हिल तो ऐसा है, तो इसका ये जो पोर्शन है ये किधर है, वेस्ट के साइड है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज कन्वेक्स टुवर्ड्स वेस्ट। इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न हिल या पूर्वांचल की पहाड़ियों को हम लिख सकते हैं कन्वेक्स टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब ये पश्चिम की तरफ उत्तल है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न हिल है भी तो ऐसा, कि है भी तो ऐसा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई वेस्ट की तरफ ये उत्तल है, कन्वेक्स है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में। वैसे अगर हम हिमालय की बात करते हैं, अगर हम हिमालय की बात करते हैं और हम बोले कि भाई ये किस तरफ जो है आपका कन्वेक्स नेचर इसका इधर किधर है, तो आप बोलोगे, आप बोल सकते हो कि हिमालय जो है, ये देखो हिमालय ऐसा है, अभी मैंने आपको जो बताया, ऐसा है। तो ये कन्वेक्स साइड इसका किधर है, साउथ की तरफ। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज कन्वेक्स टुवर्ड्स साउथ। हिंदी वाले लिख लेंगे कि ये दक्षिण की तरफ उत्तल है, ये दक्षिण की तरफ उत्तल है और ये पश्चिम की तरफ उत्तल है। तो हिमालय दक्षिण की तरफ उत्तल है, कन्वेक्स टुवर्ड्स साइड है, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल जो है वो पश्चिम की तरफ उत्तल है, ठीक है, कन्वेक्स टुवर्ड्स वेस्ट है। तो बस ये रफली मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब जब हम हिमालय का डिवीजन करेंगे तो हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते रहेंगे, जिसमें कि पहला दो, ये आपको किसका पार्ट बता रहा है, ये जो आपको दिखा रहा है काराकोरम और कैलाश, ये आपको ट्रांस का पार्ट बता रहा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। और ये आपका ग्रेटर हिमालय क्या है, मिडिल हिमालय का, ये शिवालिक का हिस्सा है। यहीं पे आपको अभी जास्कर रेंज भी मिलेगा, जास्कर भी ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। तो हम एक एक रेंजेस की बात करेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। बस मैं भी आपको रफली बता रहा था कि भाई देखो ये जो है ये ऐसा है कुछ, ठीक है, ओके। तो अगर आपसे ओरिएंटेशन पूछ ले, आपको ओरिएंटेशन पता चल गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल का नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट है, हिमालय का नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, दिस इज होल हिमालय इज कन्वेक्स टुवर्ड्स साउथ, होल नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आर कन्वेक्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। जिसको ड्रॉ करना है कर लो। ध्यान रखना हिंदी वाले, जब हम GHR की बात करेंगे, मतलब महान हिमालय की बात कर रहे हैं, जब हम MHR या LHR की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, तो हम मध्य या लघु हिमालय की बात कर रहे हैं। जब हम OHR की बात करेंगे तो हम शिवालिक की बात कर रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलते आगे, चलो। ये देखो मैं अभी सब कुछ बताने वाला हूँ, मैं भी बताऊँगा। ये देखो काराकोरम रेंज है, आपको यहाँ कैलाश दिखेगा, ये लद्दाख है, ये जास्कर रेंज है, इसका ये GHR का पार्ट। अभी हम इस सब पे बात करेंगे, इस मैप पे भी आएंगे, पहले कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अभी मैंने जो आपको हिमालय दिखाया, अगर मैं इसका लैटरल या क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करूँ तो कैसा दिखेगा, अगर हम पार्श्व दृश्य इसका बनाएं, लैटरल व्यू बनाएं तो कैसा दिखेगा। तो एक तो आप देखो, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू हिमालय का दिख रहा है। इसमें आप देखो, यहाँ सबसे पहले आपको दिख रहा होगा गंगा का प्लेन, गंगा के मैदानी भाग। इसके बाद आपको देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हिमालय, ये आपका प्लेन हो गया, यहाँ से आपका हिमालय स्टार्ट हो गया। ये आउटर रेंज है, शिवालिक है,
ये मिडिल हिमालयन रेंज है, ये ग्रेटर हिमालय रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये कैलाश रेंज है। फिर आपको यहाँ तिब्बतियन प्लेटू देखने को मिलेगा, यहाँ कुन-लुन सा माउंटेन देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू, आप ध्यान समझना कि भाई क्यों प्लेन्स के बाद शिवालिक चालू हो गया। यहाँ देखो प्लेन्स है, मैदानी भाग है, फिर शिवालिक है। अब इसको थोड़ा समझना, इसको देखो, हमने अभी हिमालय का डिवीजन करा तो हमने वहां आपको बताया कि देखो सबसे पहले तो आपको ट्रांस दिखेगा, फिर आपको दिखेगा GH4, फिर आपको दिखेगा MH4 और फिर आपको दिखेगा शिवालिक। ये GH4 मैं रफली बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, MH4 और ये शिवालिक जिसको कि आप OH4 भी बोलते हो या शिवालिक बोलते हो। तो आप देख रहे हो शिवालिक के ठीक बाद ही तो आपको गंगा के मैदानी भाग चालू हो गया, देख रहे हो ना, द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जब हम क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं तो आपको यहाँ सामने से दिख रहा है कि शिवालिक के ठीक नीचे आपको प्लेन्स है। तो यही बात आपको यहाँ क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखने को मिल रहा है। इसको आपको समझना है कि देखो मैदानी भाग प्लेन्स है, फिर आपको शिवालिक स्टार्ट होता है। अगर हम इसको रफली ड्रॉ करें, एक और लैटरल व्यू आपको मैं देना चाहूँ तो देखो उसको आप डायरेक्टली ऐसे दे सकते हो, आप इसको डायरेक्टली आप चाहो एक लैटरल व्यू में ऐसे दे सकते हो। देखो ये रहा हमारा प्लेन्स, ये रहा हमारा हिमालय, फिर ये रहा तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है, ये रहा कुन-लुन सा माउंटेन स्लोप और ये रहा आपका ऐसा कुछ। तो और ये रहा हमारा साउथ साइड, ये रहा हमारा नॉर्थ साइड। आप समझने के लिए समझ सकते हो कि यहाँ हमारा यूरेशियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट तो मूव नहीं करता है, मूव किया है इंडियन प्लेट। अगर आपको ध्यान रहेगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडियन प्लेट मूवमेंट टुवार्ड्स नॉर्थ, मूवमेंट टुवार्ड्स नॉर्थ, कि जो इंडियन प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है उसका मूवमेंट देखो नॉर्थ उधर है तो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। आपको पता है ना कि इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट में हिट किया, इंडियन प्लेट यहाँ था कहीं, अब ये मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा गोंडवाना पार्ट था। इंडियन प्लेट यहाँ से उस तरफ नॉर्थ की तरफ बढ़ा, यहाँ यूरेशियन प्लेट था और टकराया तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये मैं आपको रफली बस अभी बता रहा हूँ, बस आप याद रखो, अभी समझो, जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही बातों पर टिके रहो, फिलहाल उससे अधिक नहीं देखना है। तो ये रहा हमारा साउथ साइड, ये रहा नॉर्थ साइड। ये इंडियन प्लेट का मूवमेंट किधर था, इस तरफ था। ये रहा हमारा प्लेन का पार्ट, ये रहा हमारा हिमालय, ये रहा हमारा तिब्बतियन प्लेटू, ये रहा हमारा तिब्बतियन प्लेटू, ये रहा हमारा कुन-लुन सा माउंटेन, कुन-लुन सा माउंटेन या स्लोप भी कह लो, ठीक है। तो ये भी एक इसका लैटरल व्यू जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि पहले प्लेन्स, फिर हिमालय, फिर तिब्बतियन प्लेटू, फिर कुन-लुन सा स्लोप, और ये रहा आपका नॉर्थ साइड, वो रहा आपका साउथ साइड। इसका यहाँ आप यूरेशियन प्लेट को मानते हो, वहाँ आप इंडियन प्लेट को मानते हो। इंडियन प्लेट का नॉर्थवार्ड का मूवमेंट है जो मैंने वहाँ एरो से दिखाया है, दिस वन, ठीक है। तो ये भी एक लैटरल व्यू है। तो बस आपको बस अभी समझ लेना है, जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान में रखना है। यही चीज़ है, अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करूँ, देखो इसी पर ड्रॉ कर दूँ, तो ये रहा प्लेन्स, यहाँ से आपका हिमालय स्टार्ट हुआ यहाँ तक, फिर ये रहा तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है, ये कुन-लुन सा माउंटेन स्लोप, और ये देख रहे हो, यही चीज़ है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। बस आपको समझने के लिए है कि आप समझ सकते हो कि ये रहा प्लेन का पार्ट जो मैंने यहाँ दिखाया है, फिर यह हिमालय जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये रहा तिब्बतियन प्लेटू जो मैंने यहाँ दिखाया है, और ये कुन-लुन सा स्लोप है जो मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो ये आप इसको समझ सकते हो, ठीक। बल्कि आप इसको यहाँ पे स्टॉप भी कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। यहीं आप यहाँ इसको आप नॉर्थ बोल लो, ये यूरेशियन प्लेट हो गया। फिर आप समझोगे कि सर मैंने आपने बढ़ा दिया, फिर आपने एक प्लेटू बना दिया, ठीक है। तो ये पोर्शन रह गया आपका। आप इसको चाहो तो एक और तरह से ड्रॉ कर सकते हो। देखो अगर हम सिर्फ हिमालय को ड्रॉ करना चाहे, हिमालय का लैटरल व्यू अगर आपको मैं सिर्फ देना चाहता हूँ, अगर मैं सिर्फ हिमालय की बात करना चाहता हूँ, देखो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा हमारा काराकोरम, ये रहा लद्दाख, ये रहा ग्रेटर हिमालय, ये रहा मिडिल हिमालय, और ये रहा आपका आउटर हिमालय। ये साउथ साइड, ये नॉर्थ साइड। अब देखो ये रहा के से काराकोरम, ये रहा एल से लद्दाख, ये रहा जी से ग्रेटर हिमालय, ये ओ से आउटर हिमालय, सॉरी ग्रेटर हिमालय के बाद क्या आता है, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को ही आप लेजर हिमालय ही बोलते हो, और ये रहा ओ से आउटर हिमालय। तो आप अगर हिमालय को एक और लैटरल व्यू आप देखना चाहो, ये लैटरल व्यू है जिसको कि आप पार्श्व दृश्य बोलते हो, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये भी एक लैटरल व्यू हो गया। देखो ये जो काराकोरम लद्दाख है, ये किसका पार्ट हो गया, ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया। ये किसका पार्ट हो गया, ये देखो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, ये लेजर हिमालय। तो हिमालय को अगर आप
ऐसे भी रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। एक लैटरल व्यू ये भी बनता है, ठीक है, ओके। बस अभी समझते चलना, बाद में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें आएंगी। अभी मैं आपको बस एक व्यू दिखा रहा था, वेदर इट इज़ क्रॉस सेक्शनल और लैटरल व्यू, ठीक है। अभी देखो मैंने जो 2 पॉइंट समझाया वही मैंने यहाँ दे रखा कि अगर आप ओरिएंटेशन की बात करते हो, अगर आप ओरिएंटेशन अभिविन्यास की बात करते हो तो आप देखोगे कि जो आपका नॉर्दर्न हिल्स है उसका ओरिएंटेशन, नॉर्दर्न हिल्स हिमालय की अभी हम बात करें, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, तो उसका ओरिएंटेशन आपका नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट मैंने बताया। और जो पूर्वांचल हिल्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल हिल्स है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट NNE टू SSE साउथ साउथ ईस्ट। यही मैंने आपको वहाँ बता रखा है, अच्छे से मैंने बताया, ध्यान दो इसको। देखो मैंने बताया है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है हिमालय का, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो पूर्वांचल की पहाड़ी है उसका ओरिएंटेशन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से साउथ साउथ ईस्ट है, ठीक है। एक पॉइंट आपको और बोल रहा है, कि द हिमालयन रीजन एक्सटेंड ऑल अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान टू द बॉर्डर ऑफ म्यांमार फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर विथ वेराइंग विड्थ ऑफ 240 to 320 किलोमीटर्स। तो आपको बता रहे कि हिमालय का जो स्ट्रेच है, हिमालय लगभग कहां से कहां तक फैला हुआ, तो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। लगभग 2500 किलोमीटर के लेंथ में हिमालय फैला हुआ है, और उसका जो एवरेज विड्थ है ना वो लगभग 240 से 320 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई बनती है। मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान से लेके इधर से लेके पूरा का पूरा म्यांमार तक फैला हुआ है, तो हिमालय पूरा ऐसे फैला हुआ है जिसकी एवरेज विड्थ की चौड़ाई है 240 से 320 किलोमीटर तक में। इसका विड्थ जो है वेरी करता है। अगर आप इसको चाहो तो मैं इसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दो। अभी जो मैंने बोला वो ये बोला कि मान लो ये हमारा हिमालय है, तो हिमालय लगभग ईस्टर्न पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला हुआ है। लगभग कितना स्ट्रेच में, इसकी लंबाई लगभग कितनी है, ऑन एन एवरेज 2500 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला हुआ। अगर हम पूरा हिमालय को एक लाइन से दिखाते हैं तो लगभग ये 2500 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ। और अगर हम इसकी एवरेज विड्थ की बात करें, इसकी चौड़ाई तो लगभग 240 से 320 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई आपको देखने को वैराइंग चौड़ाई मिल जाएगी। कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा है, कहीं ऐसा, ये चौड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी, ओके, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, मैंने आपको चीज़ें अच्छे से बता दी है। अब हम चलते हैं आगे, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ हिमालय की, कि भाई हिमालय का जो ओरिजिन हुआ, जो उत्पत्ति हुआ, उसमें आपको समझना क्या क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ। तो हम पूरी कहानी भी चलेंगे लेकिन थोड़ी तेज चलेंगे। मैं ये बातें आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होगी, हम थोड़ा तेजी में इसको निकालेंगे, हाँ, लेकिन जो मेन पॉइंट्स उस पर हम डिस्कशन अच्छे से आपको करते चल रहे, ध्यान देना। देखो एक चीज लिखा, पहला पॉइंट लिखा हुआ ओरिजिन ऑफ हिमालय। जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिमालय की उत्पत्ति, तो उसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ कि हिमालयज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। भाई हिमालय विश्व की सबसे जटिल पर्वत तंत्रों में से एक है। जटिल कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स जटिल हो गया, आपको कॉम्प्लेक्स नेचर का है। भाई वैसा क्यों है, जटिल तंत्रों में से क्यों है? क्योंकि यहाँ जो लैटरल कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं वो बड़े जटिल है। आप जब बोलते हो किसी पर्वत श्रृंखला या कोई पर्वत तंत्र बड़ी जटिल पर्वत तंत्र है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब कि वहाँ जो लैटरल कंप्रेशनल फोर्स लगे जिसने उस पर्वत को बनाया वो बड़ी कॉम्प्लेक्स थे। लैटरल कंप्रेशन फोर्स क्या हुआ, ये जो आपका पार्श्व संपीड़न बल था ना वो बड़ा जटिल था। जैसे आप देखो, जब आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो, ध्यान देना समझना, जब आप बोलते हो लैटरल कंप्रेशनल फोर्स मतलब पार्श्व संपीड़न बल बोलते हो, मान लो इफ लैटरल कंप्रेसिव फोर्स आर नॉर्मल, अगर हम बोले कि लैटरल कंप्रेसिव फोर्स, हिंदी में भी मैं लिख रहा हूं, अगर हम बोलते कि इफ लैटरल कंप्रेसिव फोर्स जो है इज नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल लग रहा है, लैटरल कंप्रेसिव फोर्स को आप हिंदी में क्या कहते हो? हिंदी वाले के लिए मैं लिख दे रहा हूं, पार्श्व संपीड़न बल। संपीड़न बल हिंदी में देख लेना, हिंदी मैंने ठीक लिखा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि लैटरल कंप्रेसिव फोर्स जो है अगर वो आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल है मतलब मान लो कि ये रहा लैटरल कंप्रेसिव फोर्स इधर से, ये रहा इधर से, और ये फोर्स जो है दोनों नॉर्मल है, ठीक है, तो आपको सीधा माउंटेन ऐसा खड़ा हो जाएगा। अगर जैसे देखो, ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि इधर से 10 न्यूटन का लैटरल कंप्रेसिव फोर्स लगा और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो माउंटेन जो है, जो पहले ऐसे था, मान लो ये ऐसे है, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर से और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, तो माउंटेन ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, एकदम सीधा ऐसे। तो एक तो होता है कि लैटरल कंप्रेसिव फोर्स जो आपको पार्श्व संपीड़न बल लग रहा है वो नॉर्मल हो, तो ये क्या है कि अगर नॉर्मल है तो माउंटेन आपका ऐसा खड़ा हो गया, दिस इज योर माउंटेन।
अगर लैटरल कंप्रेसिव फोर्स नॉर्मल ना हो, एब नॉर्मल हो, इरेगुलर हो, अगर दूसरा पॉइंट है कि अगर लैटरल कंप्रेसिव फोर्स, इफ लैटरल कंप्रेसिव फोर्स, हिंदी वाले मैंने बता रखा है, ध्यान देना, पार्श्व संपीड़न बल की हम बात कर रहे हैं। अगर इफ लैटरल कंप्रेसिव फोर्स इज नॉट नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, या फिर कहो इरेगुलर है, अगर ये फोर्स जो ये बल लग रहा है अगर ये इरेगुलर हो जाए तो कैसा होगा? तो देखो कैसा होगा, तो देखो माउंटेन ऐसा खड़ा होगा, ठीक है, उस स्थिति में माउंटेन ऐसा बनेगा। भाई ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये इरेगुलर फोर्स है, ये जो फोर्सेस इधर से और उस साइड से जो लग रहे हैं ये क्या है? ये इरेगुलर है, ध्यान देना, ये इरेगुलर फोर्सेस है। तो मैं इसे लिखता हूं इरेगुलर है, मतलब ऐसा हुआ कि अब इसको देखो, ये इस तरह से खड़ा तो नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा। कहने का मतलब है कि अब जो है ना, अब मान लो मैंने बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां दिया और इधर से मैंने 100 न्यूटन का फोर्स दे दिया, तो भाई इधर दबाव ज्यादा है तो ये जल्दी इसको ऐसे खड़ा करेगा, ठीक है, ये इसको ऐसे खड़ा कर देगा, फिर आपका ये थोड़ा ऐसा फोल्ड होगा, देखो कुछ दिख रहा है? अगर सॉरी मैं इसको करने की कोशिश कर तो रहा हूं पर ये सही से हो नहीं रहा, ऐसे समझो, अब आपको दिख रहा होगा। अगर लैटरल कंप्रेसिव फोर्स आपका कम ज़्यादा हुआ तो ये पोर्शन का एक पोर्शन कम उठा, इधर से ज़्यादा उठ गया, तो इस तरह से अगर आपका लैटरल कंप्रेसिव फोर्स इरेगुलर है ना, तो आपका माउंटेन कुछ इस तरह से बनेगा। तो भाई जब इस तरह से बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, ये किधर जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। तो यही बात यहाँ हम बता रहे हैं कि अगर लैटरल कंप्रेसिव फोर्स नॉर्मल हुआ तो माउंटेन सीधा खड़ा हो जाएगा, नहीं हुआ तो भाई माउंटेन इस तरह से में खड़ा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि हिमालय इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड। भाई बहुत जटिल पर्वत तंत्रों में से एक है, क्योंकि वहां लैटरल कंप्रेसिव फोर्स ने बड़ी वैरी करते रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बोला कि द हिमालय रिप्रेजेंट ए ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉक सिस्टम डेटिंग बैक फ्रॉम कैम्ब्रियन टू इकोशीन पीरियड एंड फ्रॉम ग्रेनाइट एंड नीस टू सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बोल्डर, कांग्लोमेरेट्स एंड शेयर। मतलब हिमालय में आपको जब हिमालयन पर्वत तंत्रों को देखोगे तो आपको बहुत प्रकार के उसमें रॉक्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना कैम्ब्रियन एरा से लेकर ना आपको इकोशीन पीरियड तक बहुत लंबे समय तक इवॉल्व होते रहे, मतलब बहुत लंबे समय तक इनका विकास चलते रहा है। हिमालय का फॉर्मेशन देखो क्रेटेशियस पीरियड से स्टार्ट हो गया था और टर्शियरी तक चला है। तो क्रेटेशियस चला, ओलिगोसीन चला, मायोसीन चला, प्लायोसीन चला, बहुत लंबे समय तक हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ आपको अलग अलग वैरायटी के रॉक सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। जैसे अब यहाँ पॉइंट लिख रखा है मैंने कि एट सेवरल प्लेसेस रॉक्स हैव बीन हाईली मेटामॉर्फाइज्ड, आपको बहुत जगह रूपांतरित चट्टानें देखने को मिल जाएंगे। फिर आगे पॉइंट बोल रहा है कि इंटेंस फोल्डिंग हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बेंट फोल्ड्स, ओवरट्यून्ड फोल्ड्स एंड इवन नैपीज। इसको आप हिंदी में क्या बोल रहे हो? देखो यहाँ मैंने लिखा है कि अत्यधिक वलन से, इंटेंस फोल्डिंग, ठीक है, अत्यधिक वलन से इनमें श्यान वलन, प्रतिवलन एवं ग्रीवाखंड का निर्माण देखा जाता है। अब ये जो रिकम्बेंट फोल्ड है, ओवरटर्न फोल्ड है और नैपीज क्या है इसको समझना मैं बताता हूँ। देखो रिकम्बेंट फोल्ड और इसके बाद आपका ओवरटर्न फोल्ड और नैपीज, तो ये तीनों को हम ड्रॉ करने वाले हैं, इसको आप आराम से देखते चलना, ठीक है। तो जब फोर्स कम्प्लेक्स होगा ना, देखो जब फोर्स कम्प्लेक्स होगा, ये देखो जब फोर्स कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स मतलब जटिल, व्हेन फोर्स इज कम्प्लेक्स तो आपको रिकम्बेंट फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। ये क्या हो गया आपका रिकम्बेंट फोल्ड्स, रिकम्बेंट फोल्ड्स, जिसको आप यहां मैंने जो पॉइंट बताया था ना, इसको ध्यान देना कि आपको इंटेंस फोल्डिंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बेंट फोल्ड्स। रिकम्बेंट फोल्ड्स कब बनेगा? जब फोर्स कंप्लीट होगा, मतलब प्रतिवलन, सॉरी श्यान वलन, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? रिकम्बेंट फोल्ड्स को श्यान वलन। अब हम देखेंगे ओवरटर्न फोल्ड, जिसको क्या प्रतिवलन बोलते हो। तो जब फोर्स कम्प्लेक्स होगा तो ये आपका रिकम्बेंट फोल्ड्स बनेगा, ठीक है। ओवरटर्न फोल्ड आप किसको बोलते हो? ओवरटर्न फोल्ड्स, देखो ओवरटर्न फोल्ड्स आप किसको बोलते हो? तो ओवरटर्न फोल्ड्स आप किसको बोलते हो कि जब एक फोल्ड दूसरे फोल्ड पे, ये देखो ये आपका हो गया जब एक लिंब जो दूसरे लिंब पे गिरने लगे, when one limb falls on another। देखो ये सब तभी बनेंगे, पहले आपको समझना है, ये सब तभी बनेंगे जब कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फोर्स होगा, कॉम्प्लेक्स लैटरल कंप्रेसिव फोर्स होगा या कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन रिकम्बेंट फोल्ड्स आपको ऐसे बन जाता है। ओवरटर्न फोल्ड्स जब ये देखो ये एक रहा, एक लिंब रहा, लिंब 1, ये रहा एक लिंब आपका लिंब 2,
तो जब एक लिम्ब दूसरे पे गिरने लगता है तो ये ओवरटर्न फोल्ड्स बनाता है, ठीक है। और अगर हम नैपीज बोले तो देखो नैपीज ऐसे बनता है। नैपीज किसको बोलते हैं? जहां से फोल्ड ब्रेक करता है। नैपीज को क्या होता है? जहां से फोल्ड आपका ब्रेक करता है। ये रहा आपका नैपीज। तो नैपीज क्या हुआ? वेयर फोल्ड्स ब्रेक, वेयर फोल्ड्स ब्रेक, वेयर फोल्ड्स, जहां फोल्ड्स टूट जाते हैं। देख रहे हो ना, ये फोल्ड्स जो है ब्रेक कर गया, तो यहां आपको नैपीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेंस फोल्डिंग लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बेंट फोल्ड्स, ओवरटर्न फोल्ड्स एंड नैपीज, ठीक है। तो ये आपको देख रहे हो रिकम्बेंट फोल्ड्स, ओवरटर्न फोल्ड्स एंड नैपीज है। तो ये सब तभी बन रहा है जब भाई हमारा जो बल लग रहा है वो जटिल है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है, ठीक है। चलो अब हम ओरिजिन पे बात करने वाले हैं थोड़ा सा ढंग से। तो यहां मैंने लिखा है कि द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स गिव द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ हिमालय, कि जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है वो हिमालय का उत्पत्ति का सबसे संतोषजनक, ठीक है, उत्तर प्रदान करता है, ठीक है। आगे आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को भी देखने वाले हो, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है ना, ये सबसे ज्यादा आपको संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रोवाइड करता है कि हिमालय कैसे बना। यहां बता रहा है कि द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन दैट देयर वाज एक्सटेंसिव जियोसिंक्लाइन इन द प्लेस ऑफ हिमालय एंड इट वाज कॉल्ड टेथिस सी। कि भाई जब आप प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक जियोसिंक्लाइन था, एक भूसन्नति थी। जियोसिंक्लाइन को हिंदी में आप क्या बोलते हो? भूसन्नति बोलते हो। और जो ये जियोसिंक्लाइन था, यहाँ पे क्या था? टेथिस सागर था, ठीक है। अब टेथिस सागर जो था बॉर्डर था कैसे कैसे, तो इट वाज बॉर्डर्ड बाय द यूरेशियन प्लेट इन द नॉर्थ एंड इंडियन प्लेट इन द साउथ। कि भाई एक जियोसिंक्लाइन था जिसको आप टेथिस सी बोल रहे हो, ठीक है। और ये नॉर्थ में इधर यूरेशियन प्लेट से घिरा हुआ था और साउथ में इधर इंडियन प्लेट से घिरा हुआ था। मतलब ये बीच का पार्ट रहा। मतलब इसको कुछ ऐसा समझो आप कि ये हमारा जियोसिंक्लाइन था, इसको आप भूसन्नति बोलते हो। ये हमारा क्या था? जियोसिंक्लाइन था। और इधर में नॉर्थ से ये आपका घिरा हुआ था यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। और साउथ में ये घिरा हुआ था इंडियन प्लेट से, ओके। अब देखो टेथिस सी बिगन टू एक्सक्यूज ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट। अब देखो प्लेट्स कन्वर्ज करना स्टार्ट करेंगे। और मैं बोला कि जियोसिंक्लाइन में क्या था? यहाँ पर टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था, समझना, यहाँ टेथिस सागर था। तो जब दोनों प्लेट कन्वर्ज करने लगे, कन्वर्ज करना मतलब पास आना, जब दोनों प्लेट कन्वर्ज करेंगे तो यहाँ जो समुद्र है ये एक्सक्यूज करने लगा, दबने लगा। तो भाई इसके जो सतह, इसका जो बॉटम था जहां बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, यही सेडिमेंट्स जो है, मान लो किसी चीज को आप दबाओगे तो उसके जो सेडिमेंट्स वो सब बाहर आने लगे। तो यहां से बाहर आने लगे और यही आगे चल के हिमालय का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। आगे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना समझ लो कि शुरू में क्या था? एक जियोसिंक्लाइन था, एक भूसन्नति था, जिसमें क्या था? टेथिस सागर था। ऊपर में यूरेशियन प्लेट था, नीचे में इंडियन प्लेट था। ये दोनों प्लेट कन्वर्ज करने लगे आपस में एक दूसरे के करीब जाने लगे। तो ये जो टेथिस सागर के जितने भी सेडिमेंट्स थे यही ऊपर आने लगे सतह पे, और धीरे धीरे इन्होंने माउंटेन का फॉर्मेशन कर लिया। तो बेसिकली यही इसका फंडा है जो मैं अभी आपको थोड़ा सा डेप्थ में बताने वाला हूं। अब एक चीज और, ये डायग्राम मैंने दिया बस इतना समझाने के लिए। देखो पृथ्वी के अंदर आपको पता है पृथ्वी में क्या होता है, इनर कोर आउटर कोर आपको पता होगा, ठीक है। सो पृथ्वी के अंदर क्या है? मोल्टेन लावा मैग्मा है, और ये आपस में ये मोल्टेन स्टेट में फ्लो करते रहते हैं। तो फ्लो करते रहते हैं तो भाई इनके बीच में क्या होता है ना, जब थर्मल डिफरेंस आ जाएगा ना, जब थर्मल डिफरेंस आ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये प्लेट्स या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज करेंगे। तो इस बात की चर्चा भी हम करने वाले। फिलहाल इतना आप समझ लो कि अर्थ के अंदर जो भी मटेरियल है कुछ मोल्टेन स्टेट में है, लावा स्टेट में है, और उनका मूवमेंट जो होता है ना कहीं एक थर्मल डिफरेंस क्रिएट करता है, एक टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से इसके ऊपर जो प्लेट्स है ना वो या तो कन्वर्ज करते हैं, या तो आपस में इस तरफ आएंगे, या डाइवर्ज करेंगे, या तो वो अपने से दूर जाएंगे। यही सब प्लेट्स के मूवमेंट, जो मैंने बोला था कि लैटरल मूवमेंट्स ऑफ प्लेट की जो पार्श्व गति होती है, तो प्लेट्स का मूवमेंट होता है कि हाँ ड्यू टू दिस मेंटल कन्वेक्शन, ठीक है। आगे हम अभी बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी इतना समझ कर रख लो जो मैं बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनिशियल स्टार्ट से करते हैं कि देखो शुरू में क्या था ना, शुरू में पैंजिया था। शुरू में जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, एक ही भूमि थी, इसको हमने नाम दिया पैंजिया। पैंजिया मतलब क्या होता है? पैन मतलब होता है ऑल, जिया मतलब होता है मदर अर्थ। तो शुरू में जब पूरी पृथ्वी पे एक ही, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 250 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब शुरू में पूरी पृथ्वी पे एक ही मास था जिसको आपने नाम दिया मदर अर्थ, पैंजिया, एक ही लैंड मास था, उसको आपने बोला पैंजिया। अब पैंजिया कुछ समय के बाद ना ब्रेक करना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब एक ही भूमि का टुकड़ा था वो पैंजिया था, और मतलब अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी पे जब एक ही भूमि का टुकड़ा था उसको आपने नाम दे दिया पैंजिया। और ये पैंजिया जो था ना, जो पानी से घिरा हुआ था,
पृथ्वी पर एक जो मास का टुकड़ा था, लैंड मास का, जो जमीन का टुकड़ा था, उसका नाम हमने दिया पैंजिया, और जिस पानी से जो घिरा हुआ था उसको, उस सागर का नाम हमने दिया था पैंथेलेसा ओशन। क्या नाम दिया था? पैंथेलेसा ओशन। तो शुरुआत में 250 लाख साल पहले जो एक सिंगल भूमि का टुकड़ा था उसका नाम दिया हमने पैंजिया, और जो पानी से घिरा हुआ जगह था उसको हमने नाम दे दिया था पैंथेलेसा ओशन। ठीक है। लगभग उसके 50 लाख साल बाद हुआ ये कि ये जो पैंजिया था ये टूटना स्टार्ट हुआ। पैंजिया स्टार्ट क्यों हुआ टूटना? एज ए रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट एंड मेंटल कन्वेक्शन। कि भाई टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट और मेंटल कन्वेक्शन का, यही मेंटल कन्वेक्शन ये कहाँ से आता है? तो भाई जब अर्थ के इंटीरियर में लावा मैग्मा है, ये जो मैंने आपको बताया, जो मेंटल कन्वेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेंटल कन्वेक्शन जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसी कारण बता रहा हूँ कि अर्थ के अंदर क्या है कि मोल्टेन लावा स्टेट है, मैग्मा है, इनके मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है यही प्लेट्स के मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनता है। ये एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन। तो वही लिखा हुआ है कि भाई बाद में क्या हुआ कि ये जो एक सिंगल पैंजिया था वो टूटना प्रारंभ हुआ ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, ये प्लेट की पार्श्व गति की वजह से या मेंटल कन्वेक्शन की वजह से। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये फ्रेगमेंट्स आपस में टूट के अलग होते गए। यही देखो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो देखो शुरुआत में क्या था, पृथ्वी पे एक ही लैंड मास था, इसको हमने नाम दे दिया पैंजिया, और जो पानी का भाग है उसको हमने बोल दिया कि भाई ये रहा पैंथेलेसा ओशन। देखो ये पैंथेलेसा है, तो ये रहा पैंजिया, ये रहा पैंथेलेसा ओशन। अब ये आपको बस दिखाने के लिए है, यही पैंजिया जो है ना टूट के बाकी सारे कंटेंट्स बनाता है। अब देखो हुआ ये कि लगभग 50 लाख साल बाद, मतलब लगभग 250 लाख साल पहले की बात कर रहे थे, जब पैंजिया टूटना स्टार्ट किया तो पैंजिया देखो यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट किया। पैंजिया कहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट किया? यहाँ से। पैंजिया यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट हुआ। अब ब्रेक करना का रीज़न क्या बना? ब्रेक करने का रीज़न बना कि भाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, जो प्लेट की पार्श्व गतियाँ हैं, और मेंटल कन्वेक्शन, तो ये दो रीज़न रहा। तो यहाँ से पैंजिया टूटा। अब जब ये दो भाग में टूटना प्रारंभ हुआ तो एक भाग को बोला गया लॉरेशिया और एक भाग को बोला गया गोंडवाना। लॉरेशिया और गोंडवाना, तो पैंजिया टूटा दो में, लॉरेशिया और गोंडवाना में। अब देखो ये जो पैंथेलेसा ओशन था, जब ये टूटेगा तो बीच में गैप होगा, और इसी गैप में ये पैंथेलेसा ओशन आके भाई गैप हुआ तो ये पानी यहाँ भर गई। इसी को भरने के बाद आपने बोला टेथिस सी। तो यही वहां बोल रहा है टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत में कि शुरू में एक जियोसिंक्लाइन था, एक भूसन्नति था जिसको आप टेथिस सागर बोलते हो। तो एक्चुअल कंडीशन ये था कि लॉरेशिया गोंडवाना जब अलग हुए तो बीच में जो जगह बचा यही पैंथेलेसा ओशन जब यहाँ आ गया तो इसी को आपने बोला टेथिस सागर। ठीक है। तो भाई पैंजिया टूटा लॉरेशिया और गोंडवाना में और बीच में आ गया टेथिस सागर। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि लॉरेशिया टूटेगा तो क्या बनाएगा? तो ये बनाता नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब यूरेशिया टूटेगा यूरोप और एशिया में, इसीलिए यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। तो ये भाई लॉरेशिया से हमें मिल रहा था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना से मिल रहा था हमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। गोंडवाना से हमें मिला साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ध्यान दो, लॉरेशिया टूटा तो बनाया नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। जब गोंडवाना टूटा तो हमें मिला साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इंडिया कहाँ है? इंडिया मैंने यहाँ लिखा है क्या? नहीं लिखा। इंडिया कहाँ गया भाई? क्योंकि इंडिया यहाँ तो हमें दिख रहा है, गोंडवाना का पार्ट है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा। देखो गोंडवाना को मैंने थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, इसको ही रहने दो, इसको ऊपर करता हूँ। ध्यान दो, गोंडवाना का पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है क्या? इंडिया है। यहाँ गोंडवाना का पार्ट है, ये गोंडवाना है ना पूरा, इसमें साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया भी है, लेकिन यहाँ इंडिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो होता ये है, ध्यान देना, होता ये है कि शुरू में पैंजिया था, पैंजिया टूटा लॉरेशिया गोंडवाना में, ये रहा हमारा इंडिया, यही इंडिया हमारा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इंडिया का लैटरल मूवमेंट होता है। जो इंडियन प्लेट है वो लैटरली मूव करता है, शिफ्टमेंट करता है, और धीरे धीरे यही इंडिया यहां से शिफ्ट करते करते, देखो यहां से शिफ्ट करते करते यहां आ जाता है। ये रहा यूरेशियन प्लेट, ये रहा इंडियन प्लेट, ये क्या है हमारा? इंडियन प्लेट है। तो यही इंडिया धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता जाता है, इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, इसीलिए आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हो। ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे खसकना। तो ये इंडिया प्लेट धीरे धीरे खसकते आ जाता है यूरोपियन प्लेट से टकराता है। इसीलिए देखो यहाँ पे इंडिया जो है, ये इंडिया जो है, ये यहाँ से घसकते घसकते यहाँ आ गया। पहले ऑस्ट्रेलिया हमारे बगल में था, कोई नहीं जानता है, कुछ समय के बाद हो सकता है जापान बगल में हो, अमेरिका बगल में हो, प्लेट्स का मूवमेंट चल रहा है। तो आज आप जहाँ हो, आज से अगर मैं बोलूँ कि 1 लाख साल बाद हो सकता है अमेरिका हमारे बगल में हो जाए। तो पहले इंडिया देखो यहाँ था,
ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका सटा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इंडिया शिफ्ट करते ड्रिफ्ट करते 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 आके मारा यूरोपियन प्लेट में। इसको मैं क्लियर डायग्राम से दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये जो इंडियन लैंड मास था, या जिसको आप इंडियन प्लेट बोलते हो, और ये जो हमारा था, ये हमारा था यूरेशियन प्लेट। देखो यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट धीरे 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 आया और जाके ड्रिफ्ट करते हुए, ड्रिफ्ट करना, ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्टिंग क्या होता है, अब बाइक पे भी ड्रिफ्टिंग देखे हो ना, देखोगे, स्टंट में भी सुनोगे, ड्रिफ्टिंग होता है स्लो मूवमेंट ऑफ द प्लेट, स्लो मूवमेंट, बहुत धीमी मूवमेंट जो होती है। तो इंडिया यहाँ से ड्रिफ्ट करते 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 मारा जाके यूरेशियन प्लेट में, ठीक है, अब बन गया एशिया का हिस्सा तो बन ही गया। और ऐसे आपका जो मारा ना, तो ये देखो, यही इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ लिखा मोशन ऑफ इंडियन प्लेट। इसीलिए मैं बता रहा था कि इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। देखो नॉर्थ इधर है ना, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो मैंने जब लैटरल व्यू में बताया, वहाँ भी मैंने बताया था कि इधर साउथ, इधर नॉर्थ है, और इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो ये देखो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे समय शिफ्ट हुआ, इंडिया धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हुए यूरेशियन प्लेट में टकराया, और टकराने के कारण क्या हुआ कि बीच का जो टेथिस सागर था, उसके जो सेडिमेंट्स थे, वो सेडिमेंट सब तलछट्टे, जो उसका जो नीचे का तल है, उससे निकल के आगे आके, अब सेडिमेंट्स क्या हुआ कि दो प्लेट आपस में टकराएंगे, बीच में जो समुद्र है उसके जो सेडिमेंट्स वो एक्सक्यूज होंगे, राइज कर जाएंगे। यही हिमालय का फॉर्मेशन देता है, यही हिमालय का फॉर्मेशन था। तो यहाँ आपका हिमालय बना है, क्योंकि यहाँ से इंडियन प्लेट आया, ये यूरेशियन प्लेट था, ये स्टेबल था, यूरेशियन प्लेट स्टेबल था, वो स्थिर था, लेकिन इंडियन प्लेट से मूवमेंट था, इंडियन प्लेट आते आते मारा इसको यहाँ पे, और हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। ये रहा हमारा ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ये रहा ओरिजिन ऑफ हिमालय। आप देख भी सकते हो, देखो ये रहा हमारा यूरेशियन प्लेट, ये रहा हमारा इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट का मूवमेंट इधर है नॉर्थवर्ड। यहाँ हमारा जो है, मान लो यहाँ हमारा टेथिस सी है, तो यही टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स है, ये आगे आएंगे, ये राइज करके हिमालय बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो दोनों में कंप्रेशन हुआ, आप देख भी सकते हो, कंप्रेशन आपको दिखेगा, ये इधर मूव करते जाएगा धीरे धीरे। देखो ये क्या हुआ, अब यहाँ क्या था, यहाँ पे कुछ आपको लेबल नहीं दिख रहा हो, लेकिन यहाँ देखो ये अब राइजिंग हिमालय। जैसे जैसे इंडियन प्लेट नज़दीक आता गया, जैसे जैसे इंडियन प्लेट आता गया यूरेशियन प्लेट के नज़दीक, कंप्रेशन बढ़ा, और इसके सेडिमेंट जो है ना, वो धीरे धीरे हिमालय का शक्ल लेने लगे। तो यही बेसिकली है, आपको इससे अधिक आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कि दिस काउज लैटरल कंप्रेशन, मतलब व्हेन इंडियन प्लेट्स मूव्ड नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगा, तो दिस काउज लैटरल कंप्रेशन ड्यू टू विच द सेडिमेंट्स ऑफ द टेथिस सी वेर एक्सक्यूज्ड एंड फोल्डेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय, कि इस पार्श्व भागों में संपीड़न हुआ, जिसके कारण टेथिस के तलछट सिकुड़कर ऊपर की ओर आने लगे, जिससे हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो फाइनली बोल रहा है कि द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, दैट इज व्हाई द हाइट ऑफ हिमालय पिक्स इज इंक्रीजिंग। देखो आज भी हल्का हल्का मूवमेंट हो ही रहा है, ये आपको पता नहीं चल रहा, पर स्टिल ऐसा माना जाता है कि इंडियन प्लेट्स अभी भी मूव कर रहा है, इसीलिए हिमालय का जो हाइट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो आपको सबसे हाईएस्ट चोटी क्या है, 8848 है ना, उसमें 0.85 ऐसा माना जाता है कि वो बढ़ गया। तो हिमालय का हाइट जो है ना, डे बाई डे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंडियन प्लेट आज भी हल्का ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो कंप्रेशन है ना, वो हिमालय की हाइट को एक लिफ्ट दे रहा है, ठीक है। सो इसको भी आप थोड़ा समझ सकते हो। मैंने ये डायग्राम भी दे दिया था कि देखो जब दोनों का मूवमेंट होगा, तो इस तरह से माउंटेन रेंज आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मेशन होता चला जाएगा, ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो बस आप अभी ओरिजिन ऑफ हिमालय में इतना ही आपको समझ लेना है कि भाई इंडियन प्लेट के मूवमेंट के कारण हुआ ये कि इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ने लगा, बीच में जो टेथिस सागर थे उसके सेडिमेंट्स क्या हुए, वो कंप्रेशन की वजह से एक्सक्यूज करके ऊपर आने लगे, जो इन्हें माउंटेन का शक्ल देना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज हाउ हिमालय फॉर्म्ड, और हिमालय का हाइट आज भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये था आपका हिमालय का फॉर्मेशन। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्या क्या नॉर्दर्न माउंटेन चेन को हम स्पेशली अब आपको डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको हिमालय का फॉर्मेशन बताया, तो फिर अब हम चलेंगे हिमालय के टोटल डिवीजन, जो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय, इन सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो वही रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय को हम देखने वाले हैं, और लास्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लास्ट में सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालय। सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ हिमालय कि हिमालय का जो अंशसदीय झुकाव है, हिमालय का जो बेंडिंग है, उसका रीज़न क्या है और कैसा है वो, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। टिल देन आप लोग जो बताया उस पर ध्यान से उसको पढ़ो, कोई दिक्कत होने से आप मुझे
मैसेज कर सकते हो या मुझे बता सकते हो। तो जो लोग जेपीएससी कोर्स में नहीं जुड़े हो, जो लोग तैयारी करना चाहते हो, वो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। ओके।